वेलकम टू कंप्यूटर टेक जोन। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर टेक जोन पर। और आज देखिए इंटरनल हार्डवेयर अभी हम पढ़ रहे हैं। तो इंटरनल हार्डवेयर में आज हम देखने वाले हैं मेमोरी यूनिट, है ना, यानी कि स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं, ठीक है, और ये कितने टाइप की होती हैं, ये सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए स्टोरेज डिवाइस, है ना, यानी कि स्टोरेज डिवाइस क्या है। तो सबसे पहले ये देखते हैं। तो मेमोरी वह इकाई है जिसमें डेटा और आदेशों या प्रोग्राम को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। देखो ये सबको पता होगा कि मेमोरी में क्या किया जाता है, डेटा इंस्ट्रक्शन है, क्या किया जाता है, इन्हें स्टोर किया जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्टोरेज युक्ति कहते हैं, ठीक है। यह ऐसे साधनों से बनी होती है जिनका प्रयोग किसी प्रोग्राम, है ना, प्रोग्राम पालन के समय सूचनाएं स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मेमोरी इकाई को इस प्रकार से बनाया गया है कि कंट्रोल इकाई के लिए उसमें कोई भी सूचना प्राप्त करना संभव है ना। मतलब कि स्टोरेज डिवाइसों को इस प्रकार से डेवलप किया गया है कि जो आपकी कंट्रोल यूनिट है तो उसमें से कोई भी सूचना क्या कर सकती है, एक्सेस कर सकती है, ठीक है। इसमें लगने वाला समय विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है, यानी कि जो इसमें टाइम लगता है वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। और यह मेमोरी उपयोग किए गए साधनों पर निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेमोरी के लिए प्रचलित साधन इंटीग्रेटेड सर्किट मेमोरी, यानी कि आईसी मेमोरी, चुंबकीय टेप और या फिर चुंबकीय डिस्क होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये प्रचलित है यानी कि पॉपुलर है, ठीक है। अब देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सब क्या है, आपके स्टोरेज डिवाइस हैं। जैसे ये हो गए यूएसबी, ये एक्सटर्नल ऑप्टिकल ड्राइवर्स हो गया। और इसके बाद आप देख सकते हैं मीडिया डिवाइस, ठीक है, सीडी हो गई, HDD, SSD और फिर से पेन ड्राइव, ठीक है, ये आपकी SSD है, NVMe SSD। अब देखते हैं इनके टाइप, ठीक है। तो किसी कंप्यूटर की मेमोरी को दो श्रेणियों में यानी कि दो प्रकार में बांटा गया है, जो इस प्रकार से हैं। तो देखो सबसे पहले आपकी मेमोरी है, फिर इसमें देखो पहले होती है मुख्य मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी, और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी जिसे कि सहायक मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो जो मुख्य मेमोरी होती है तो इसमें होती है रैम, है ना, रैम और रोम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब देखो जो रैम के टाइप हैं तो टू टाइप्स की होती हैं रैम, यानी कि डी रैम डायनेमिक रैम, एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम, ठीक है। और देखो जो रोम के टाइप हैं तो पी रोम, फ्लैश रोम और ई पी रोम और ई पी रोम, है ना, ये क्या है, तो ये आपके रोम के टाइप हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से सेकेंडरी डिवाइस, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कंपैक्ट डिस्क और चुंबकीय टेप, है ना, पेन ड्राइव, ब्लू रे डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क के साथ आप SSD को भी शामिल कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब देखते हैं एक एक करके। तो देखो प्राइमरी स्टोरेज में मैंने जैसे कि बताया आपको क्या कि रैम, है ना, रैम हो गया और रोम, ये क्या है, तो ये आपकी है प्राइमरी मेमोरी। फिर देखो अब ये सेकेंडरी मेमोरी है, यानी कि SDD और SD कार्ड भी है, SSD भी है, ठीक है। ये क्या है, आपके सभी सेकेंडरी मेमोरी हैं, पेन ड्राइव। अब देखते हैं मुख्य मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी क्या होती है। तो देखो इसे आंतरिक मेमोरी भी कहा गया है क्योंकि ये कंप्यूटर के सीधे संपर्क में रहती है। अब देखो इसलिए कहा गया है इसे आंतरिक मेमोरी क्योंकि आपने देखा होगा कि मदरबोर्ड के साथ क्या रहती है, आपकी रैम कनेक्टेड होती है ना, इसलिए इसे आंतरिक या इंटरनल मेमोरी कहा गया है क्योंकि ये सीधे CPU के संपर्क में रहती है ना। या फिर कह सकते हैं कि CPU का एक भाग होती है, ठीक है। इसमें लाखों की संख्या में क्या होते हैं, बाइट्स होते हैं, ठीक है। प्रत्येक बाइट लगातार 8 लगातार बिटों की एक सीरीज होती है। बिट सूचना की सबसे छोटी इकाई है, ये थोड़ा सा यहाँ से आप हाईलाइट कीजिएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से आप थोड़ा सा इस चीज़ को हाईलाइट कीजिए कि बिट जो है आपके सूचना की सबसे क्या होती है, छोटी इकाई होती है, ठीक है। ये आप हाईलाइट कर लीजिएगा, बिट सूचना की सबसे छोटी इकाई हो सकती है। और किसी बिट की दो स्थितियां हो सकती हैं जिसे हम ऑन, है ना, और या ऑफ कहते हैं, ठीक है, ऑन या ऑफ कहते हैं। सुविधा के लिए हम इन परिस्थितियों को क्रमशः 0 और 1 से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। इन बिटों की स्थितियों के अनुसार बाइट का मान अर्थात बाइट का क्या निकाला जाता है, अर्थ निकाला जाता है, ठीक है। मेमोरी में बाइट को ही सबसे छोटी इकाई माना जाता है। अब देखो यहाँ से फिर से एक चीज़ मिल रहा है, मेमोरी में बाइट को ही क्या है, सबसे छोटी इकाई माना जाता है, ये भी आप हाईलाइट करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मेमोरी की प्रत्येक बाइट का एक विशेष एड्रेस होता है ना। जिस प्रकार किसी शहर में मकानों का नंबर होता है, नंबर प्लेट होती है, उसी प्रकार
मेमोरी में भी बाइटों की एक सीरीज होती है, संख्या होती है, ठीक है। ये क्रम संख्याएं शून्य से प्रारंभ होती हैं और इन संख्याओं को ही क्या कहा जाता है, बाइट कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी का आकार किलोबाइट, मेगाबाइट, है ना, किलोबाइट या मेगाबाइट में मापा जाता है। साधारणतः छोटे कंप्यूटरों की मेमोरी, मुख्य मेमोरी 16 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट तक होती है ना, 16 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट तक होती हैं। और बड़े कंप्यूटरों की मुख्य मेमोरी कई गीगाबाइटों की हो सकती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब यहाँ से देखते हैं, मुख्य मेमोरी में किसी भी समय चल रहे प्रोग्राम, है ना, या प्रोग्रामों तथा उनके इनपुट और आउटपुट को डेटा को अस्थायी रूप से कुछ टाइम के लिए क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। और जैसे ही उनकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है, उन्हें हटाकर दूसरे डेटा या प्रोग्राम उस जगह रख दिए जाते हैं। मुख्य मेमोरी का आकार सीमित हो सकता है और परंतु इसकी गति काफ़ी तेज होती है ना। बिल्कुल देखिए, जो रैम होती है आपकी, रैम देखो ये क्या है, मेन मेमोरी होती है, लेकिन इसका जो साइज़ है वो लिमिटेड है, लेकिन इसकी स्पीड काफ़ी फास्ट होती है, ताकि जब ये किसी भी डेटा की ज़रूरत पड़े उसे तुरंत क्या करे, एक्सेस कर सके, ठीक है। अब इसकी फीचर्स देख लेते हैं, मुख्य विशेषताएं। तो प्रोसेस किया जाने वाला समस्त डेटा और उसको प्रोसेस करने के लिए आवश्यक निर्देश जो इनपुट साधनों से प्राप्त किए गए हैं। अब यहाँ से देखते हैं कि मुख्य मेमोरी में कौन कौन सी सूचनाएं रखी जाती हैं, ठीक है। तो प्रोसेस किया जाने वाला डेटा और उसको प्रोसेस किए जाने वाले जो इंस्ट्रक्शन होते हैं इनपुट साधनों के लिए, है ना, वो किस में रखे जाते हैं, तो आपके मेन मेमोरी में रखे जाते हैं। और प्रोसेसिंग के लिए जो अंतरिम परिणाम होते हैं वो भी आपके मेमोरी में होते हैं, ठीक है। फिर प्रोसेसिंग के अंतिम परिणाम जिन्हें आउटपुट साधन को भेजे जाने तक रखा जाता है, ठीक है। यानी कि जो आपका फाइनल आउटपुट होता है, तो जब तक वो फाइनल आउटपुट, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रिंट है, तो जब तक वो फाइनल प्रिंट नहीं हो जाता है तब तक ये क्या है, टेम्परेरी बेस पर मुख्य मेमोरी में रखा जाएगा। आगे देखते हैं, अब यहाँ से देख लेते हैं विशेषताएं। यह कार्यक्रम और डेटा साधारण प्रोसेसर के लिए क्या है, सक्रिय रूप से कार्य करता है और प्रोसेसर इसके साथ प्रति सेकंड में लाखों सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट है, इसमें संग्रहित डेटा को आसानी से बदला जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं यहाँ से रैम। अब यहाँ से देखो आपकी जो मेन मेमोरी है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये यहाँ से आपकी स्टार्ट हो गई मेन मेमोरी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले पढ़ते हैं रैम को। तो रैम का फुल फॉर्म उम्मीद है सबको पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब अगर आपसे कोई पूछे कि रैम है क्या, है ना, तो आप किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की प्राथमिक और अस्थायी, है ना, यानी कि प्राइमरी एंड वोलेटाइल मेमोरी है, जिसका उपयोग सीपीयू द्वारा वर्तमान में चल रहे प्रोग्रामों और डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक। जब आप कोई सॉफ्टवेयर, गेम या फाइल खोलते हैं तो वह स्टोरेज डिवाइस यानी कि एसडीडी से सीधे कहाँ, रैम में लोड हो जाती है, ताकि जो सीपीयू है तो उसे तेज़ी से क्या कर सके, एक्सेस कर सके। और रैम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि कंप्यूटर के बंद होने पर इसमें संग्रहित डेटा नष्ट हो जाता है। बिल्कुल देखो, जैसे रैम में अगर कोई डेटा है और अगर अचानक से लाइट चली जाए तो क्या होता है, जो रैम में डेटा रहता है वो क्या है, नष्ट हो जाता है, यानी कि सेव नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आप देख सकते हैं ये आपकी रैम है ना। ये देखो मदरबोर्ड में जो स्लॉट है वहाँ पर फिट है और ये आपकी रैम स्टिक ऐसे ही रखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो यहाँ से ये सब क्लियर हो गया है। रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म आपको पता हो गया। अगर डिफाइन किया जाए तो रैम एक अस्थायी मेमोरी है और जो सीपीयू को तेज़ गति से कार्य करने के लिए क्या करती है, निर्देश उपलब्ध कराती है ना। अब देखो थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं रैम का। तो इसके आविष्कारक कौन थे, रॉबर्ट डेनार्ड थे। और कब आविष्कार किया गया था, तो 1968 में आईबीएम के द्वारा, ठीक है। अब देखते हैं इसके मुख्य कार्य क्या हैं, है ना। रैम के मेन कार्य क्या हैं, देखो डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करना यानी कि संग्रह करना और सीपीयू को तेज़ी से डेटा उपलब्ध करवाना, है ना। बिल्कुल, क्योंकि देखो ये सीपीयू के साथ कनेक्टेड रहती है, यानी मदरबोर्ड में कनेक्टेड रहती है। तो जो भी प्रोग्राम हम ओपन करते हैं तो तब वो प्रोग्राम आपके मेन मेमोरी यानी कि रैम में लोड हो जाता है, जिससे कि जो आपका सीपीयू है तो उसे तुरंत इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग को संभव बनाना। जब हम क्या करते हैं, एक साथ कई प्रोग्राम को चलाते हैं, उस टाइम पर हमारी रैम ही हेल्प करती है। आगे देखते हैं सिस्टम की गति को बढ़ाना, है ना। जितना अधिक रैम होगी सिस्टम उतना स्मूथ रहेगा और फास्ट चलेगा।
देखो रैम के कार्य जो मैंने अभी बता दिए आपको कि अस्थायी रूप से डेटा का संग्रहण करना, सीपीयू को डेटा उपलब्ध करवाना तेज़ी से गति करने के लिए यानी कि स्पीड में काम करने के लिए, और मल्टीटास्किंग को उपलब्ध करना है, मल्टीटास्किंग को संभव बनाना। ठीक है, आगे देखते हैं सिस्टम की स्पीड को बूस्ट करना। अब देखो ये कार्य कैसे करती है ना। तो देखो कंप्यूटर चालू होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम किस में, रैम में लोड हो जाता है, और जब कोई प्रोग्राम खोला जाता है तो वह HDD और SSD से सीधा कहाँ जाता है, तो रैम में लोड हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही जब CPU रैम से डेटा पढ़कर प्रोसेस करता है और फिर कार्य जब समाप्त हो जाता है तो डेटा को हटाया जा सकता है। जब कंप्यूटर बंद होता है तो रैम का पूरा डेटा मिट जाता है या डिलीट हो जाता है। ठीक है, अब ये मैंने स्टेप्स बता दिए हैं आपको। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं ना, फीचर्स ऑफ रैम। तो देखो सबसे पहली विशेषता जो कि कई बार पूछी गई है एग्जाम में कि लाइट जाने पर क्या होता है, इसका डेटा नष्ट हो जाता है। याद रखिएगा आप, स्पीड काफ़ी अच्छी होती है, SSD और SSD से कहीं यानी कि कहीं अधिक होती है। इसका मतलब कि HDD और SSD के मुकाबले काफ़ी अच्छी स्पीड होती है। नेक्स्ट देखते हैं रीड एंड राइट मेमोरी। अब देखो जो आपकी रैम है ना, रैम तो क्या है, इसमें डेटा को रीड भी किया जाता है और राइट भी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट CPU एक्सेस, यानी कि ये डायरेक्ट CPU के साथ कनेक्टेड रहती है जिससे CPU इसके डेटा को डायरेक्ट एक्सेस कर लेता है। अब यहाँ से रैम के टाइप हैं, तो देखो पहले SRAM है, फिर है आपका DRAM। ठीक है, देखो अब यहाँ से हम SRAM और DRAM के अलग अलग पार्ट देख रहे हैं। तो देखो DRAM के पार्ट को देखते हैं, तो SDRAM और RDRAM, ठीक है, DDR, SDRAM, फिर इसके बाद DDR1, DDR2, DDR3, 4 और 5, ये किसकी हैं, DDR SDRAM के पार्ट हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो यहाँ से देख सकते हैं रैम के टाइप है ना, जैसे कि मैंने बताया अभी, SRAM यानी कि स्टैटिक रैम और DRAM यानी कि डायनेमिक रैम। तो देखो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। देखो फीचर्स क्या होते हैं, तो ये काफ़ी तेज़ होती हैं और रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, और महंगी होती हैं लेकिन कैशे मेमोरी में उपयोग की जाती हैं। अब देखो यहाँ पर एक नया वर्ड आ रहा है क्या, कैशे मेमोरी। ये जो आपकी कैशे मेमोरी होती है तो ये काफ़ी फास्ट होती है ना। फिर इसके बाद देखते हैं CPU कैशे मेमोरी, यानी कि वही जो आपका रैम है तो आपके कैशे मेमोरी में यूज की जाती है। ठीक, फिर देखते हैं DRAM, इन्हें रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है और थोड़ा सा SRAM की अपेक्षा धीमी होती हैं। क्या होती हैं, थोड़ा सस्ती भी होती हैं और मुख्य मेमोरी के रूप में उपयोग की जाती हैं, बिल्कुल कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती हैं। अब देखते हैं ये आपकी है स्टैटिक रैम यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये है आपकी डायनेमिक रैम, है ना, ये है आपकी डायनेमिक रैम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो आधुनिक प्रकार के रैम है ना, जैसे कि DDR1। अब देखो कई बार आपने सुना होगा DDR, है ना, DDR1, DDR2, तो आप ये भी याद रखिएगा, कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो डबल डेटा रेट, है ना, डबल डेटा रेट। देखो जो DDR1 है इसका पहला संस्करण आया था कब, 2000 पे यानी कि 2000 में। फिर DDR2 कब आई थी, 2003 में। और DDR की अपेक्षा DDR1 थोड़ा सा फास्ट थी। फिर आई थी DDR3, कब आई थी, तो 2007 में। वैसे ईयर ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं क्योंकि ये ईयर तो नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं DDR4, तो इसकी भी स्पीड और एक्यूरेसी थोड़ा सा तेज़ होती चली जाती है। ऐसे ही DDR5 है जो कि आधुनिक रैम है और डेटा को काफ़ी स्पीड से ट्रांसफ़र कर सकती है, और ये 2020 में आई है। ठीक है, अब देखो ये है आपकी DDR रैम, फिर DDR1, DDR2, DDR3। आप देखिए देखने में दोनों सभी एक जैसे लग रही हैं, लेकिन जो इनका कट पॉइंट है ना, इसका थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो ये यहाँ पर है और ये थोड़ा सा सेंटर में लग रहा है, ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड दिख रहा है और ये थोड़ा सा राइट साइड दिख रहा है ना। इनमें सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी तो वही है, और इनकी स्पीड अलग अलग, जैसे DDR1, 2, 3 अपग्रेड हो रही हैं तो वैसे ही आपकी स्पीड अपग्रेड करती गई हैं। अब रैम की क्षमता देख लेते हैं। तो देखो 2GB, 4GB, 8GB, 16 और 32, 64 और 126GB, 28GB तक। ठीक है, ये स्टोरेज की ये इनकी कैपेसिटी है। अब इनके लाभ देख लेते हैं कि लाभ क्या क्या होते हैं। तो देखो रैम से कंप्यूटर की गति बढ़ानी है तो बिल्कुल रैम काम करती है। मल्टीटास्किंग को अगर संभव बनाना है तो फिर आपको रैम का ही यूज करना होगा, है ना।
फिर देखो प्रोग्राम जल्दी खुलते हैं, बिल्कुल अगर रैम अच्छी है तो प्रोग्राम जल्दी रैम में लोड हो जाएंगे और कई सारे प्रोग्राम एक बार लोड हो जाएंगे तो जल्दी जल्दी रन कर सकते हैं। गेमिंग में बिल्कुल गेमिंग परफॉर्मेंस इसलिए बढ़ा देती कि देखो मान लीजिए अगर आपका कोई पुराना पीसी है जिसमें DDR1 है या फिर DDR पड़ी हुई है रैम, तो देखो छोटी मेमोरी है, ज़्यादा डेटा तो स्टोर कर नहीं पाएगी, है ना। और अगर DDR3 4 है और थोड़ा सा 8 GB 16 GB 32, तो फिर तो बढ़िया गेम में एकदम ज़बरदस्त काम करेगी। ऐसे ही वीडियो एडिटिंग में होता है और ग्राफिक डिज़ाइन में वही, है ना, जैसे कि गेमिंग में होता है। तो देखो ये सभी लाभ हैं, कंप्यूटर की गति बढ़ती है और मल्टीटास्किंग को आसान बना देती है, प्रोग्राम जल्दी खुल जाते हैं, ठीक है, और गेमिंग और वीडियो एडिटिंग को स्मूथ कर देती है, आसान कर देती है। अब देखो रैम के नुकसान क्या क्या हैं, है ना। अगर फ़ायदे हैं तो भाई नुकसान भी होंगे बिल्कुल। तो रैम अगर बिजली जाती है तो रैम का डेटा क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और ये थोड़ा सा कॉस्टली होती हैं क्योंकि देखो रैम है और अगर इतना बढ़िया काम करेगी तो थोड़ा सा तो महंगी होना लाजमी है, ठीक है। फिर स्थायी स्टोरेज के लिए उपलब्ध नहीं होती हैं, बिल्कुल देखो ये होती हैं अस्थायी, है ना, ये होती हैं आपकी अस्थायी, क्योंकि देखो फास्ट तो होती हैं, ये काफ़ी फास्ट होती हैं, लेकिन इसमें डेटा स्थायी रूप से सेव नहीं किया जा सकता है, तो ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर रैम और रोम में अंतर देख लेते हैं, है ना। तो देखो रैम और रोम का पूरा नाम तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। फिर नेक्स्ट है वोलाटाइल और ये है नॉन वोलाटाइल, है ना। और देखो इसमें क्या है, रीड एंड राइट डेटा को दोनों किया जा सकता है, लेकिन जो आपकी रोम है इसमें सिर्फ डेटा को रीड किया जा सकता है, ठीक। देखो जो आपकी रोम है तो थोड़ा सा रैम की अपेक्षा स्लो रहती है, तो यानी कि रैम यहाँ पर क्या है, स्पीड में आगे रहती है। और अब देखो उपयोग देख लेते हैं, तो ये रनिंग प्रोग्राम को क्या करती है, रनिंग प्रोग्राम को सपोर्ट करती है और ये आपके फर्मवेयर और बायोस को सपोर्ट करती है, ठीक है, रोम। देखो अब रैम और कैशे मेमोरी में डिफरेंस देख लेते हैं। तो जो आपकी रैम है तो ये आपकी मुख्य मेमोरी होती है और जो कैशे मेमोरी होती है तो CPU की सहायक मेमोरी होती है। ये अपेक्षाकृत धीमी होती है, किसकी, इसकी अपेक्षा, यानी कि कैशे मेमोरी की अपेक्षा धीमी होती है, जबकि ये कैशे मेमोरी काफ़ी फास्ट होती है ना। और फिर है क्षमता के आधार पर, तो इसकी अधिक क्षमता हो सकती है और कैशे मेमोरी की क्षमता कम हो सकती है। देखो ये डायनेमिक रैम पर आधारित होती हैं और जो आपकी कैशे मेमोरी होती हैं तो यानी कि स्टैटिक रैम पर आधारित होती हैं, ठीक है। फिर देखते हैं हम, देखो रैम को कैसे इंस्टॉल करते हैं, है ना। रैम को मदरबोर्ड में कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट बनाया था, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाके एक बार देख लीजिएगा, यहीं कंप्यूटर टेक जोन पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखो इसे लगाने के लिए स्लॉट बने रहते हैं और इसका काम क्या होता है ये आप सब पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। हाँ, ये स्लॉट की संख्या सामान्यतः 2 होती है, किसी में 4 भी होते हैं और जैसे सर्वर टाइप के सिस्टम है उनमें 8 तक भी होती हैं, ठीक है। अब देखो रैपिड फायर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो प्राइमरी तथा वोलाटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट है कंप्यूटर बंद होने पर रैम का डेटा क्यों मिट जाता है, क्योंकि ये वोलाटाइल मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है। और डी रैम का पूरा नाम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम का पूरा नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैपिड फायर क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल टाइम नहीं दूंगा इसमें। फिर है रैम अधिक तेज होती है कौन सी, तो एस रैम अधिक होती है ना। यहाँ पर थोड़ा सा आप ऐसे लिख सकते हैं कि एस रैम, ये आपकी एस रैम हो गई और ये हो गई आपकी डी रैम। तो देखो ये क्या है, आपकी फास्ट होती है और ये थोड़ा सा स्लो होती है। फिर देखते हैं सीपीयू में सबसे अधिक किस मेमोरी का यूज करता है, तो सीपीयू सबसे अधिक रैम का यूज करता है, क्योंकि क्या होता है ये मदरबोर्ड से कनेक्टेड रहती है। किससे, मदरबोर्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है, ठीक है। वर्तमान में सबसे आधुनिक रैम कौन सी है, तो है आपकी DDR5, है ना, यानी कि डबल डेटा रेट 5 रैम। इसके बाद रैम का मुख्य कार्य क्या होता है, तो सीपीयू को अस्थायी रूप से डेटा या निर्देश को उपलब्ध कराना। और रैम का आविष्कार किसने किया था, तो रॉबर्ट डेनार्ड ने किया था। कब किया था ये आप कमेंट में बता देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। और अगर आप लोग कंप्यूटर टेक जोन पर नए हों तो प्लीज़ आप भी हमारी फैमिली का मेंबर बन सकते हैं, है ना। और सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होते हैं।
और दोस्तों के साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक तो बिल्कुल करना ही है आपको, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा कि अभी हमें क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ना। क्योंकि देखो टेक जोन फैमिली अब 100 लोगों की प्लस हो गई है, यानी कि 100 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। तो देखो ये 100 सब्सक्राइबर नहीं हैं, ये सभी मेरे वो सपोर्टर हैं, है ना, जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं और इनके अंदर सीखने का जज्बा है, तभी जुड़े हुए हैं ये। तो मैं इनके भरोसे को ऐसे ही नहीं जाने दूंगा और मैं अपना बेस्ट दूंगा। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। थैंक यू दोस्तों।